मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं जलधाराओं के विषय में और यह जानते हैं कि हमारे महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। इस विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ओशनिक करंट हमारे महासागरों में कौन कौन सी प्रमुख जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है कि हमारे महासागरों में अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी हमारी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, उनका अपना स्वरूप क्या है, उनकी अपनी दिशा क्या है और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में वहां कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विषय को हम अपनी जलधारा पढ़ने के दौरान देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी जलधाराएं यहां पर कहीं ना कहीं प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका, इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं आपका साउथ अमेरिका। और फिर यहां पर आप आते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है यहां पर जो आपका है इस प्रकार से आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इसके बीच का जो महासागर है उसी महासागर को हम लोग क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर। इसके बीच का हमारा जो महासागर है उस महासागर को हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। और ये काल्पनिक रेखा इस महासागर को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। इसके ऊपर वाले गोलार्ध को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले गोलार्ध को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में हमारी कौन कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है हमारे उत्तरी गोलार्ध में हमारी जो जलधारा प्रवाहित होती है, विषुवत रेखा के ठीक पास हमारी जो जलधारा प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं विषुवत रेखीय जलधारा, या उसे हम कह सकते हैं, या इसे हम थोड़ा सा बड़ा बना लें तो और स्पष्टता से हम इसको समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो हम यहां पर इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, फिर इसको हम और स्पष्टता के साथ विद्यार्थीगण इसको समझते हैं। तो आज आप जलधाराओं का तार्किक विश्लेषण करेंगे। तार्किक विश्लेषण, हमें जलधाराओं का तार्किक विश्लेषण करना है और उसके हर आयाम को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से समझना है। जब हम अपनी जलधाराओं के सभी आयाम को ठीक प्रकार से समझ जाएंगे तो हमारे लिए कोई भी बात कठिन नहीं होगी ऐसे में, और हम अपनी जलधाराओं के विषय में सारे विषय वस्तु को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो ये हमारा यूरोप हो गया और ये हमारा ये हो गया। फिर हमारी यहां पर जो विषुवत रेखा बीचों बीच से होकर के जाती है उस रेखा को हम बना लेते हैं। फिर यहां पर हम देख रहे हैं जो हमारी इस गोलार्ध में जलधारा चल रही है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध है तो O0, अटलांटिक महासागर है तो A0, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा इसे हम कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय जलधारा इसको हम लोग कहते हैं। और ये जलधारा जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहां पर आप देख रहे हैं एक एंटलीज द्वीप है अटलांटिक महासागर के उत्तरी गोलार्ध में। इस एंटलीज द्वीप को जैसे ही हमारी जलधारा स्पर्श करती है, जैसे ये जलधारा हमारी छूती है तो इस जलधारा का नाम कहीं ना कहीं हो जाता है एंटलीज की जलधारा, या इसे हम क्या कहते हैं, एंटलीज की जलधारा कहते हैं। जब ये हमारी जलधारा एंटलीज एक छोटे से द्वीप को छूते ही भी आगे बढ़ती है, फिर हमारी यह जलधारा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है और यहां फ्लोरिडा के तट के पास से आगे बढ़ती है, इसे हम कहते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा एक अमेरिका का प्रांत है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका के चुनाव में बेहद महत्व रखता है
और इसी फ्लोरिडा राज्य को छूते हुए हमारी जलधारा ये आगे बढ़ती है। फिर ये जलधारा हमारी फ्लोरिडा के बाद से गल्फ की खाड़ी में प्रवेश करती है, तो इसे हम लोग कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहते हैं इस जलधारा को। यही जलधारा, इसी जलधारा में ऊपर से आने वाली एक हमारी जलधारा है, जिस जलधारा को हम लोग कहते हैं लेब्राडोर की जलधारा। इस प्रकार से ऊपर की तरफ से आ रही है, इस जलधारा को डॉटेड है, इसका मतलब है कि यह हमारी जलधारा कैसी है, यह हमारी जलधारा कहीं ना कहीं कैसी है, ठंडी है। तो ये हमारी जलधारा हो गई लेब्राडोर की जलधारा। ये हमारी जलधारा हो गई लेब्राडोर की जलधारा, जो कि हमारे कनाडा के तट से कहीं ना कहीं चलती है। और कनाडा के लेब्राडोर के तट को स्पर्श करने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों, इस जलधारा को हम क्या कहते हैं, लेब्राडोर की जलधारा कहते हैं। तो ये बात सभी विद्यार्थी गण ध्यान में रखें। और फिर वहीं हम देखें, हमारे उच्च अक्षांश से हमारी एक जलधारा चलती है और इसी जलधारा में आकर के मिल जाती है, तो इसे हम कहते हैं ग्रीनलैंड की जलधारा। और यही गल्फ स्ट्रीम जलधारा हमारी यहां से ऊपर होते हुए ऐसे आगे बढ़ती है, तो इसे हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह U0, और यहां पर लिखेंगे A0 और फिर लिखेंगे प्रवाह। इसका मतलब है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होता है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे की तरफ बढ़ता है। ये हमारा जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, इसे थोड़ा सा हम दूसरे कलर में लेते हैं। ये हमारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है और यही हमारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गल्फ स्ट्रीम की ही जलधारा आगे बढ़कर के बनती है और ये फिर आगे की तरफ ऐसे बढ़ता जाता है। तो रास्ते में इसे एक द्वीप मिलता है जिसे हम कहते हैं इरमिंगर द्वीप, और जैसे ही इरमिंगर द्वीप से ये हमारी जलधारा टकराती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इरमिंगर की जलधारा। इसे हम क्या कहते हैं, इरमिंगर की जलधारा कहते हैं। और इस जलधारा को हम नॉर्वेजियन जलधारा कहते हैं, नॉर्वेजियन जलधारा के नाम से जानते हैं, यह नॉर्वे की जलधारा के रूप में जानते हैं। यही जलधारा हमारी आगे बढ़ती है और हमारे नॉर्वे के तट से जब टकराती है, तो इस जलधारा का नाम हम किस रूप में जानते हैं, नॉर्वेजियन जलधारा के रूप में जानते हैं। तो ये जलधारा हमारी आगे बढ़कर के नॉर्वे के तट से टकराती है, तो इसे हम नॉर्वेजियन जलधारा कहते हैं। और फिर यहां पर हम लोग देखते हैं, ये जलधारा हमारी यहां से आगे बढ़कर के इस प्रकार से आगे बढ़ती है, तो इसे हम क्या रखते हैं, रेनल जलधारा के नाम से जानते हैं। ये हमारी रेनल जलधारा हो गई। और फिर यही जलधारा हमारी ऐसे डॉटेड, इस प्रकार से डॉटेड यहां पर बहती है, कनारी के तट से टकराती है। इसी कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, कनारी, अफ्रीका के कनारी के तट से टकराने की वजह से कनारी की जलधारा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अटलांटिक महासागर के उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। और फिर ये जलधाराएं, कौन जलधारा हमारी ठंडी होगी और कौन जलधारा हमारी गर्म होगी, दरअसल इसका कोई निश्चित सेंटीग्रेड तापमान नहीं होता है। हो सकता है कि हमारी जलधारा 50 सेंटीग्रेड तापमान गर्म होने के बावजूद भी क्या हो, ठंडी हो सकता है हमारी जलधारा 10 सेंटीग्रेड तापमान होने के बावजूद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 सेंटीग्रेड तापमान गर्म होने के बावजूद भी हमारी जलधारा कैसी हो, गर्म हो। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरदास ने कहा कि कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। सेम वही नियम यहां पर लागू होता है, सेम वही नियम यहां पर लागू होता है। यहां पर भी हमारी जलधारा 50 सेंटीग्रेड होने के बावजूद भी ठंडी हो जा रही है और 10 सेंटीग्रेड तापमान होने के बावजूद भी गर्म हो जा रही है। आइए हम देखते हैं ऐसा क्यों है। तो हमारी जलधारा, ये हमारी मानिए पृथ्वी है
और हमारी पृथ्वी जो सूर्य तप प्राप्त करती है, जो सूर्य का तापमान प्राप्त करती है, वो कहीं ना कहीं सूर्य से प्राप्त करती है। तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण सूर्य की किरणें इस प्रकार से सभी जगह बराबर नहीं पड़ती। कहीं पर सूर्य तप इंसोलेशन की मात्रा ज्यादा होती है और कहीं पर हमें जो इंसोलेशन प्राप्त होता है उसकी दर कम होती है। तो इस विषय को ध्यान में रखना है। तो हमारे विषुवत रेखा के पास हमारे इक्वेटर लाइन में यहां पर कहीं ना कहीं हम सबको सूर्य तप क्या मिलता है, ज्यादा प्राप्त होता है, और हमारे ध्रुवों पर सूर्य तप कम प्राप्त होता है। इसी कारण से हमारे विषुवत रेखा के पास उष्णता या गर्मी ज्यादा होगी बनस्पति तुलना में आपके ध्रुवीय प्रदेशों में कहीं ना कहीं आपका तापमान कम होगा और वहां पर हिमाच्छादन होगा। तो वहां से जो जलधारा चलेगी उच्च अक्षांश से, जब मैं उच्च अक्षांश कहता हूं तो इसका मतलब होता है कि यहां 0 अंश अक्षांश पर हमारी विषुवत रेखा होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अक्षांशों की मात्रा बढ़ते बढ़ते ध्रुवों पर जाएंगे तो 90 अंश हो जाता है। इसीलिए हम ध्रुवीय प्रदेशों को कहते हैं उच्च अक्षांश, और विषुवत रेखीय प्रदेश में जैसे जैसे नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर निम्न अक्षांश मिलता है आपको। अर्थात निष्कर्षतः कहा जाए कि हमारी विषुवत रेखा से जो जलधारा चलेगी और जो निरंतर रूप से ऊपर जाएगी वो सभी जलधाराएं गर्म होंगी, और जिस भी जलधारा का जन्म, जो भी जलधारा हमारी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आएगी वो पूरी तरीके से तय है कि वो हमारी जलधारा कैसी होगी, ठंडी होगी। क्योंकि किसी भी जलधारा का गर्म होने या ठंडा होने से उसके सेंटीग्रेड या तापमान से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी जलधारा 100 सेंटीग्रेड तापमान गर्म होने के बावजूद भी ठंडी हो सकती है और 1 सेंटीग्रेड तापमान रखने के बावजूद भी गर्म हो सकती है। दरअसल हमारी जलधारा का गर्म होना या हमारी जलधारा का ठंडा होना सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां पर आप देखेंगे जहां पर विषुवत रेखा से हमारी जितनी भी जलधाराएं जन्म लेंगी वो सब गर्म, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगी उच्च अक्षांश पर वो गर्म ही रहेंगी। लेकिन अगर कोई भी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आएगी तो वो ठंडी। तो हमारे अटलांटिक महासागर में जो हमारी जलधारा चल रही है उसे हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी गोलार्ध में चल रही, इसी कारण उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखा के पास चल रही है, इसलिए उसे विषुवती जलधारा कहते हैं। और फिर यही जलधारा हमारी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के यहां पर एक एंटलीज द्वीप आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा द्वीप यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इस द्वीप से जैसे ही हमारी ये जलधारा टकराती है, जैसे इस द्वीप से हमारी जलधारा ये टकराती है तो इस जलधारा का नाम एंटलीज की जलधारा हो जाता है। एंटलीज की जलधारा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप सभी को समझना है। फिर यही जलधारा हमारी आगे बढ़ती है और अमेरिका की राजनीति की दृष्टिकोण से बेहद प्रतिष्ठित राज्य फ्लोरिडा के तट से टकराती है, तो इसे हम फ्लोरिडा की जलधारा कहते हैं। फिर यहां पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारी यही फ्लोरिडा की जलधारा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के दौरान ये कहां पर जाती है, ये हमारी फ्लोरिडा की जलधारा जाती है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ की खाड़ी में, जिसे हम गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहते हैं। फिर एक उच्च अक्षांश से आने वाली ध्रुवीय प्रदेश, उच्च अक्षांश की तरफ से आने वाली जलधारा इसमें मिलती है जिसे हम लैब्राडोर की जलधारा कहते हैं। इसे हम लैब्राडोर की जलधारा कहते हैं और ये हमारी ठंडी जलधारा आके इसमें मिल जाती है। जब यहां पर गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है
तो यहां पर किसका निर्माण होता है? ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है। यहां पर किसका निर्माण होता है? ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है। इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। यहां पर कहीं ना कहीं आपके किसका निर्माण होगा? ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है, जहां हमारी गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आके के मिलती हैं। यहां पर आपके ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है, क्योंकि जहां पर हमारी गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आकर के मिलती हैं, वहां पर प्लैंकटन नामक वनस्पति का विकास होता है। प्लैंकटन नामक वनस्पति का विकास होने की वजह से यहां पर कहीं ना कहीं हम सबको देखने को मिलता है, प्लैंकटन नामक वनस्पति का विकास होने की वजह से यहां पर मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि जहां पर खाना मिलेगा वहीं पर मछलियां आएंगी। क्योंकि मैदानी भागों में सबसे डेंस आबादी निवास करती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मैदानी भागों का जीवन सहज है, सरल है, सुगम है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बातें ध्यान में रखना है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये जलधारा हमारी कैसी जलधारा है? ये जलधारा हमारी ऐसी जलधारा है कि यहां पर गर्म और ठंडा मिल रहा है, ग्रैंड बैंक बन रहा है। यहां पर प्लैंकटन जीव भी होते हैं और प्लैंकटन वनस्पति भी होते हैं, दोनों होते हैं प्लैंकटन। और दोनों प्रकार की वनस्पति या जीव, इन सब का विकास जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहीं पर होता है। इस कारण से कहीं ना कहीं यहां पर आप देखेंगे तो खूब ज्यादा प्लैंकटन पाए जाएंगे। और प्लैंकटन दरअसल बहुत टेंडर होते हैं, वेरी टेंडर, बहुत कोमल होते हैं, इसलिए मछलियां इन्हें खाने के लिए आती हैं। और यही मछुआरे इस बात को जानते हैं कि जहां हमारी गर्म और ठंडी जलधारा मिलेगी वहां पर मछलियों के प्रजनन के लिए अनुकूलतम दशा पाई जाएगी, उनके अधिवास के लिए खाना पीना सब कुछ पाया जाएगा। तो ये सब लोग यहां पर आकर के संकेंद्रित होंगी, इकट्ठा होंगी, यहां पर अपना जमघट बनाएंगी और फिर मछुआरे अपनी जाल लेकर यहां पहुंच जाते हैं और अपनी जाल को डाल देते हैं इस इलाके में और सारी की सारी मछलियों को कैच कर लेते हैं। तो जहां भी विश्व के जिस भाग में समुद्र में ऐसा गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलेगी वहां पर कहीं ना कहीं किसका विकास होगा? मत्स्यन इकोनॉमी, फिशरीज इकोनॉमी का विकास होता है, मत्स्यन अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं। दरअसल इसे नॉर्थ इंडिया के मछुआरे से तुलना मत करिए, इसका व्यापार बहुत उच्च पैमाने पर होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होती हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसका वैश्विक लेवल पर व्यापार किया जाता है। ओमेगा 5 के कैप्सूल यहां पर पास ही प्रसंस्करण शालाएं होती हैं और यहीं पर लाकर इन्हें परिशोधित किया जाता है, मछली का अचार बनाया जाता है और यह सब बना करके विश्व के विभिन्न बाजारों में इन्हें भेज दिया जाता है। आप सबके लिए ओमेगा 5 की कैप्सूल बना करके भेज दिया जाता है कि जिनके शरीर में ओमेगा 5 की कमी हो वो मछलियां उन्हें पूरा करे वो कैप्सूल। इस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए का व्यापार ऐसे स्थानों पर होता है। अब यहां पर हम देखें हमारी ग्रीनलैंड, पूर्वी पश्चिमी ग्रीनलैंड की जलधारा, ये हमारी पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है। और फिर हमारा यहीं पर कहीं ना कहीं क्या होता है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इसे हम कहते हैं। यही प्रवाह आगे चल करके इरमिंगर द्वीप से टकराता है और इरमिंगर द्वीप से टकरा करने के बाद इसका नाम बदल जाता है, इसे हम कहते हैं इरमिंगर की जलधारा। इरमिंगर की जलधारा इसे हम लोग प्यार से कहते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखना है। यही इरमिंगर की जलधारा रेनल में एक बढ़ जाती है और दूसरी आगे निकल जाती है नॉर्वे की तरफ, जिसे हम कहते हैं नॉर्वेजियन जलधारा। रेनल की जलधारा भी कैसी जलधारा है? गर्म, एक छोटी सी जलधारा है, बहुत गर्म जलधारा है। और फिर हमारी नॉर्वेजियन जलधारा हमारे नॉर्वे के तट पर निकल जाती है, सीधा हमारे यूरोप के तट के लिए प्रवास कर जाती है, हमारे यूरोप को तट पर जाती है और हमारे यूरोप के तट पर जमी हुई ये उच्च अक्षांश है, ये उच्च अक्षांश है, यहां पर यूरोप स्थित है, भूमध्य सागरीय जलवायु का एरिया।
तो यहां पर उच्च अक्षांश पर जाकर के हमारे उच्च अक्षांशों पर मौजूद बर्फ को यह पिघला देती है, ये पिघला देती है वहां पर जमी हुई बर्फ को। बर्फ को जब ये पिघला देती है तो कहीं न कहीं वहां के किसके तटों के, बंदरगाहों की तटों को स्वच्छ बनाने का काम करती है। तो ये बात सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखनी है। हमारे बंदरगाहों को स्वच्छ बनाने का काम ये करती है। नॉर्वेजियन जलधारा हमारे बंदरगाहों को स्वच्छ बना देती है, बिल्कुल। तो इस विषय को ध्यान में रखना है। अगर ये नॉर्वेजियन जलधारा ना होती तो कहीं ना कहीं यूरोप में नेवल पावर का विकास होना मुश्किल था। ये नॉर्वेजियन जलधारा यूरोप के लिए वरदान कही जाती है। यूरोप के लिए क्या कही जाती? वरदान के रूप में कही जाती है। जब ये यूरोप में जाती है तो वहां के बंदरगाहों को स्वच्छ बना देती है और फिर वहां पर सब जाकर के बड़े बड़े नाव लगते हैं। ये बातें ध्यान में, बड़े बड़े पोत किनारों तक पहुंच पाते हैं, बंदरगाहों का विकास हो पाता है। अगर यहां यूरोप में बंदरगाहों का विकास ना होता तो कहीं न कहीं यूरोप इतना विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि तब हमें यहां पर नाव लाकर के रोकना पड़ता, पोत लाकर के रोकना पड़ता और यहां से ट्रक के माध्यम से सामान जाते यूरोप में। तो क्या हाई प्राइस के शिकार हो जाते यूरोप के लोग कि नहीं हो जाते? तो यूरोप के लोग यहां कहीं ना कहीं हाई प्राइस के शिकार हो जाते, और हाई प्राइस के जब शिकार हो जाते तो यहां पर कहीं ना कहीं 4 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट 84 रुपए में पाते, 44 रुपए में प्राप्त करते। तो इनके लिए ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक हो जाती। ये ध्यान में रखना है आप सभी को। फिर यहां पर हम लोग देखते हैं हमारी एक जलधारा यहां पर बह रही है, इसी गोलार्ध में आप देखेंगे इसे हम लोग कहते हैं प्रतिविश्वती जलधारा, सभी महासागरों में बहेगी प्रतिविश्वती जलधारा। यह हमारी प्रतिविश्वती जलधारा है जो विश्वत जलधारा के जस्ट उल्टा प्रवाहित होती है, गर्म जलधारा है। एक बात सभी को ध्यान में रखना है, यहां पर हमारा सारगैसो सागर है। यहां पर हमारा क्या है? सारगैसो सागर। जड़ विहीन घासों का क्या है? समूह है। जड़ विहीन घासों का यहां पर क्या मौजूद है? समूह मौजूद है। इसकी खोज स्पेन ने किया था सबसे पहले। ये जड़ विहीन घासें हमारे इस अटलांटिक महासागर में मौजूद है, जिसे हम सारगैसो सागर कहते हैं। और ये सब आपस में गुत्थ गई हैं बिल्कुल, और ये इसी स्थान पर बिल्कुल क्या कर रही हैं? तैर रही हैं। इन्हें हम कहते हैं सारगैसो सागर। क्या कहते हैं? सारगैसो 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 सागर कहते हैं इसे हम। ये हमारा सारगैसो या सारगैसम सागर, इसे हम कहते हैं। ये जड़ विहीन घासों का दरअसल क्या है? समूह है। जड़ विहीन घासों का क्या है? समूह है। और ये सब तैर रहे हैं। जब ज्यादा तकनीकी विकास नहीं हुआ था, जब यूरोप के लोग अमेरिका की यात्रा किया करते थे, इस दौरान उनके पोत, उनकी नाव, उनकी पाल की नौकाएं उस दौरान हुआ करती थी। उनकी नाव में वो सारी लताएं फंस जाती थीं, ये जड़ विहीन घासें, और उन्हें लेकर डूब जाते थे यहां पर नाविक लोग। तो ये यूरोप के लिए बहुत चिंता का विषय था। लेकिन आज के दौर में सारगैसो सागर को नोटिफाइड कर लिया गया है, और अब हमारे पास तकनीकी से संपन्न पोत हैं, और ये घासों को काटते हुए आगे निकलते रहते हैं। अगर और साथ ही साथ हमें यह ज्ञात भी हो गया है, तो हमने अपनी रूट को क्या कर लिया? डाइवर्ट कर लिया, चेंज कर लिया। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। और फिर यहां पर हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला है, इस विषय को अगर हम देखें तो यहां पर जो हमारा अगला महासागर है, यहां पर वो हमारा महासागर है, तो उसे हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। जो हमारा अगला महासागर है यहां पर, वो कहीं ना कहीं कौन सा है? तो यहां पर हमारा जो महासागर है, इस विषय को हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत। अब हम लोग देखें हमारे दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारी जलधारा चलती है, इस जलधारा को हम कहते हैं दक्षिणी द जीरो
A0 दक्षिणी महासागर में है, अटलांटिक महासागर में, इसलिए D0 A0। और फिर यहां पर विषुवतीय जलधारा, विषुवतीय जलधारा, ये जलधारा जब आगे बढ़ती है, यही जलधारा हमारी जब आगे बढ़ती है इस प्रकार से, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्राजील की तट से टकराती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राजील की जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राजील की जलधारा कहते हैं। तो इसे हम लोग ब्राजील की जलधारा के नाम से जानते हैं। तो इस विषय को सभी को ध्यान में रखना है। फिर यही जलधारा हमारी आगे बढ़ती है, ब्राजील की जलधारा, और यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे इधर से हमारी कौन सी जलधारा आती है, इधर से हमारी ठंडी जलधारा आती है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉकलैंड की जलधारा। ये हमारी यहां से आती है, ऐसे डॉटेड कर लें, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ऐसे इसी में आके मिल जाती है। इसे हम कहते हैं फॉकलैंड की जलधारा। और इस प्रकार से आप देखें ये फॉकलैंड की जलधारा है, और फिर हमारी जलधारा यहां पर आकर के हमारी जलधारा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इस प्रकार से हमारी जलधारा यहां पर प्रवाहित होती है। इस जलधारा को हम लोग कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। इसे हम कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। इस प्रकार से जलधारा हमारी आगे बढ़ती है और यहां से टकराती है अफ्रीका के तट से। इसे हम कहते हैं वेनेजुएला की जलधारा, ठंडी जलधारा होती है। इसे हम कहते हैं वेनेजुएला की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा के नाम से इसे हम जानते हैं। वेनेजुएला की जलधारा के नाम से इसे हम जानते रहे, वेनेजुएला की जलधारा के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये हमारी ठंडी जलधारा है, और इसी में आकर के पछुआ पवन प्रवाह के ठंडा वायु का झोंका मिल जाता है। पछुआ पवन प्रवाह इसे हम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पछुआ पवन प्रवाह। ये ठंडी वायु का झोंका है, ये इसमें आकर के मिल जाता है और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह को बिल्कुल क्या बना देता है, ठंडा बना देता है। और फिर यही वेनेजुएला की तट से टकराती है, तो इसे हम कहते हैं वेनेजुएला की जलधारा। और फिर ये यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर जो हमारी जलधारा है, इस जलधारा में यहां पर भी क्या बनेगा, मछलियों का उत्पादन खूब होगा, क्योंकि यहां पर हमारी फॉकलैंड की जलधारा नीचे की तरफ से आ रही है और फिर हमारी ऊपर की तरफ से एक जलधारा आ रही है। दोनों यहां पर गर्म और ठंडी जलधारा मिल रही हैं, तो यहां किसका विकास होगा, प्लैंकटन, प्लैंकटन जीव और वनस्पतियों का विकास होता है। जीव भी होते हैं और वनस्पति भी होते हैं, वनस्पति भी होते हैं, इनका विकास होगा। तो इस प्रकार से ये करंट हमारे दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती है। और जो भी जलधारा हमारे निम्न अक्षांश पर जन्म लेगी, अर्थात विषुवत रेखा से और उच्च अक्षांश की तरफ जाती रहेगी, तो वो जलधारा हमेशा क्या रहेगी, गर्म। और कहीं उच्च अक्षांश पर जलधारा अगर जन्म लेकर निम्न अक्षांश की तरफ आएगी, तो जलधारा को हम लोग क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना है, अगर हम जलधारा को गर्म और ठंडा समझना चाहते हैं, तो ये दरअसल जलराशि का कॉन्सेप्ट है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जलराशि का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी जलधारा है। और कोई भी जलधारा अगर हमारी प्रवाहित हो रही होगी, तो उसके आसपास कहीं ना कहीं क्या होगा, जल होगा। उसके आसपास कहीं ना कहीं क्या होगा, जल होगा। वो किसी न किसी जलराशि में प्रवाहित हो रही होगी। हमारी कोई भी जलधारा अगर प्रवाहित हो रही है, वो किसी न किसी जलराशि में प्रवाहित हो रही है। अगर हमारी जलधारा ये जो बह रही है, हमारे जो आसपास यहां जो जलराशि मौजूद है, उससे 0.1 सेंटीग्रेड तापमान भी अगर गर्म हुई हमारी जलधारा जलराशि से, तो वो गर्म। और अगर हमारी जलधारा 0.1 सेंटीग्रेड तापमान भी ठंडी हुई, तो हमारी जलधारा ठंडी हो जाती है। जलराशि के आधार पर भी हम जलधारा को गर्म और ठंडा तय करते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देखें, नॉर्वेजियन जलधारा का तापमान कम है अगर हम लें,
और आपकी करारी जलधारा का तापमान अधिक है, अगर हम इसके तापमान को नापें तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी हमारी कनारी की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म होने के बावजूद भी नॉर्वेजियन जलधारा से कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, गर्म होने के बावजूद। और फिर हमारी जो नॉर्वेजियन जलधारा है, इससे अधिक ठंडी होने के बावजूद भी क्या कहला रही है? गर्म जलधारा कहला रही है, क्योंकि यहां पर मौजूद जो जलराशि है वो अत्यधिक क्या है? ठंडी है, काफी ठंडी जलराशि है यहां पर। इस कारण से ऐसा हो पा रहा है। और यहां की जो जलराशि है, यहां जो जलराशि है, जो जल समूह है जिसमें जलधारा हमारी बह रही है, किसी जलराशि में ही बहेगी हमारी जलधारा, जिसमें बह रही है, तो यह हमारी जलधारा कैसी हो जाएगी? ठंडी जलधारा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी जलधारा ठंडी होती है या हमारी कोई जलधारा गर्म होती है। तो हम लोग यहां पर देख रहे थे अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। तो इन सभी जलधाराओं का नाम प्रत्येक विद्यार्थी को याद होना चाहिए, क्योंकि हमसे यह पूछा जाता है हमारी कौन सी जलधारा गर्म है, हमारी कौन सी जलधारा ठंडी है। अगर हमें पता रहेगा तो हम स्पष्टता के आधार पर इसे बता सकते हैं। और यहां पर ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब लोग यहां पर हम लोग देखें तो हमारी जलधारा ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। क्रमशः हम लोग ऐसे सभी महासागरों की जलधाराओं को कॉन्सेप्चुअल आधार पर समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें कॉन्सेप्ट समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेंगे तब हम विषय वस्तु को आसानी से समझ पाएंगे, उसको हम अपने लर्निंग प्रोसेस में ला पाएंगे, उसे हम ठीक प्रकार से अधिगमित कर पाएंगे। हमारी अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर हम देखें हमारी जलधारा यहां पर किस रूप में चलती है? इस प्रकार से। और यहां पर आप देखें तो दक्षिणावर्त चलती है, और उत्तरी गोलार्ध में हमारी जलधाराएं कैसी चलती हैं? वामावर्त चलती हैं। ऐसा भी प्रश्न कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसा हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। घूर्णन गति के कारण हमारी पृथ्वी पर लगने वाले कॉरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त चल रही है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हमारी जलधाराएं अलग अलग गोलार्धों में अलग अलग तरीके से चलती हैं। तो इस तरीके से हम आज देख रहे थे अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। तो क्रमशः हम सभी जलधाराओं को देखते रहेंगे और क्लास में बने रहें, ठीक प्रकार से पढ़ें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।